तो यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो आप सभी के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। यहाँ पर हम लोग देखिए 2025 का आदर्श मॉडल पेपर है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, महाभारत बैच में मिलेगी। कहाँ पर? महाभारत बैच में इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो सभी लोग वहां पर जाकर के इसकी पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो पेपर है ना, ये आदर्श मॉडल पेपर है। कब का मॉडल पेपर है? ये आपका 2025 का ये आदर्श मॉडल पेपर है। तो इसको आप जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 347 GM की बात करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें समय की बात करें, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका इसमें 70 नंबर का होने वाला है। अब देखिए निर्देश कुछ आपके लिए देता है। निर्देश में ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न आपके लिए इसमें दिए गए हैं, सारे प्रश्नों को करना आपके लिए अनिवार्य है और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद आपको देना और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेना है। उसका जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। और आप लोग दबाकर वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन सभी आपके साथियों तक पहुंच सके जो अभी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस इसमें आपको डाले गए हैं ना, सारे सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, PYQ आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और जो इसमें तरीका अपनाया गया है ना, वो तरीका ही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क नंबर प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है? तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेलुलोज आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका, एस्कार्बिक अम्ल का नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल का नाम क्या है आपको बताना है इसमें। एस्कार्बिक अम्ल का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या होगा, विटामिन सी होगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका आंसर होगा विटामिन सी। और याद करिएगा, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी प्रश्नों को आपको याद करना और समझना है कि यहाँ पे चीजें दी क्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सा यौगिक आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता? ऐसा कौन सा यौगिक है जो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो कौन सा यौगिक आपका हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई एथिल कीटोन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजो मेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक क्या हो जाएगा आपका? तो अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे हम करा दें, डाईएजोमेथेन से अगर हम करा दें, तो जो हमारा यौगिक बनेगा, यो यौगिक हमारा क्या होगा, मेथिल एसीटेट आपका हो जाएगा। तो जब आप मेथिल एसीटेट को कैसे पाएंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप मेथिल एसीटेट को कैसे प्राप्त करेंगे। आपका ऑप्शन उल्टा भी दे सकता है इसमें। जैसे इसमें दे रखा है, एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम डाईएजोमेथेन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेथिल एसीटेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम क्या होगा? तो अगर हम ग्लूकोज को किस में हम परिवर्तित करेंगे, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे, तो जो हमारा एंजाइम बनेगा वो क्या होगा, जाइमेज आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइमेज आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी पे समन्वय संख्या पर प्रश्न है। CO EN, EN अगर आपको आ जाए तो एथिलीन हो जाएगा। और का होल ट्वाइस Cl2 का Cl में CO की समन्वय संख्या कितनी होगी? तो हालांकि इसमें कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, इसको निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 के कम में जाएंगे और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आदर्श मॉडल पेपर यहाँ पर बनाया गया है। तो आदर्श मॉडल पेपर है, तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
तो शर्करा पर टिप्पणी लिखिए, आपको लिखना है शर्करा क्या होती है, शर्करा पर आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे होते हैं, मतलब अगर शर्करा की बात कहीं पर आ जाती तो वो क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील। आप ध्यान दो, चीनी, आप चीनी क्या है, चीनी आप शर्करा का ही एक अपर रूप है। जब चीनी को आप पानी में घोलते हैं तो क्या होती है, वो घुल जाती है आसानी से, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील, क्रिस्टली ठोस होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर अगर हम देखा जाए, उदाहरण तौर पर जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया आदि, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण आपको लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। इनुलिन का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। C6H10O5 का होल पावर n प्लस N2NH2O। अब इसको हम तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, NC6H12O6 आपका बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होते हैं क्यों। जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, वो एल्कोहल एल्कोहल का जो आता है OH आता है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड OH, और कार्बोक्सिलिक का COOH यानी कि RCOO आपका माइनस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा होता है कि ये प्रबल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए H+ मुक्त होने से बना कार्बोक्सिलिक आयन RCOOH यानी कि RCOO माइनस अनुनाद के कारण क्या होता है, एल्काक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है। किससे, ये जो होता है एल्काक्साइड आयन जो आपका होता है ना, एल्केन वाला आयन जो आपका होता है, उससे अधिक अस्थायी होता है, ठीक। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं एल्कोहल की तुलना में आसानी से क्या कर देते हैं, H+ मुक्त करते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम आपको लिखना है। यौगिकों का क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए इसका IUPAC नाम लिखते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप कॉपी में लिख लेंगे ना तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH डबल सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और NH2, यहाँ पे CH3। इसका नाम कैसे, नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है ना, नामकरण इसका देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अगर इसका नामकरण करेंगे 2 हाइड्रोक्सी, अब देखिए यहाँ से हम करेंगे, मतलब यहाँ से कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 आपके कार्बन गिन लिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक, देखिए हम नामकरण कैसे करते हैं ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखेंगे जो क्रियात्मक समूह जिस जिस तरफ से पहले पड़ेगा ना, हम उसी तरफ से नामकरण करते हैं। तो देखिए 2 पे आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी समूह यानी अल्कोहल समूह मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी 3, देखिए 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 पे मेथिल लगा हुआ है तो ये मेथिल आपका बन जाएगा 3 मेथिल। अब देखिए कितने आपके हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन अगर आपके आ जाएंगे तो देखिए एक के लिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप देखेंगे। एक के लिए मेथ, ठीक है, मेथ लगाते हैं, 2 के लिए एथ लगाते हैं, मेथ एथ, ठीक है ना, प्रोप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रोप, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं, 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं, ठीक है ना, ब्यूट लगाते हैं। अगर 5 आ जाए तो पेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ठीक है ना, मेथेन, पेंटेन, इस तरह के लगाते हैं। और अगर 6 आ जाए तो हेक्स का प्रयोग करते हैं, किसका, हेक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा इसमें है नामकरण में आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल पेंटेन एमाइड आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, और 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, और 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, ठीक है। और ये चीजें आप हर एक नामन के लिए जितने भी IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है ना, उस सब में आपको ये यूज करना होगा क्योंकि ये आपका बेस है नाम क्लेचर का, ठीक है। अगला देखेंगे CH3 CH2 CHCO CH3 CH3 आपका ये हो जाएगा। अब देखेंगे इधर कैसे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी इधर भी है आपका, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी देखिए 1 2 3 4 5,
इस तरीके से देखिए जो आपका ये कीटोन समूह है सबसे पहले पड़ता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, इसके लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। हाइड्रोक्सी जब लिखेंगे ध्यान दीजिएगा तो हाइड्रोक्सी, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी हो गया। अब देखिए 3 पे क्या है, मेथिल है हमारा, क्या है, मेथ जिसे कहते हैं मेथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंटेन एमाइड आपका हो जाएगा, मतलब ये सॉरी यहाँ पे 3 मेथिल हो जाएगा। पेंटेन 2 पे पेंटेन है तो पेंटेन 2 ऑन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि हम ईथर को क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर रख सकते हैं, तो ऐसा क्यों है, चलिए आगे चलते हैं और एकदम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखिए ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, ईथर के पेरोक्साइड बना लेता है, किसका, ईथर का पेरोक्साइड बना लेता है। और ध्यान दीजिएगा जो एक विषैला पदार्थ है, क्या है, यह एक विषैला पदार्थ है, इसलिए ईथर को रंगीन बोतलों में भरकर क्या करते हैं, रखते हैं। अगर ये सूर्य के प्रकाश में आएगा तो क्या बना लेगा, एक विषैला पदार्थ बना लेगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, रंगीन बोतल में भरकर रख देते हैं। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको रटने वाली चीजें नहीं है, ध्यान देकर समझ लेंगे तो एग्जाम में आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। अब देखिए इसको निकालने का लिए एक मैं आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा जिसमें मैंने क्या किया है ना, ये जो जो आपके लिगेंड वाले जो आपके है ना, ये आयन वाले आयनिक यौगिकों का जो नामकरण है इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया हुआ है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे इसमें दिया है CONH3 का होल 6Cl3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड आपका हो जाएगा। अधिकांश संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, क्यों। जो अधिकांश संक्रमण धातुएं होती हैं हमारी वो अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करती हैं, आपको ये बताना है। देखिए इसका कारण यह है कि अधिकांश जो संक्रमण धातुएं होती हैं डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो डी कक्षक होते हैं ना, इसमें हमारे क्या होते हैं, अधिकांश में जो भी आपके देखेंगे संक्रमण धातु, हमारे संक्रमण धातुएं जनरली तरीके से आपको कहाँ मिलेंगी, डी कक्षक में। जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना उसमें डी कक्षक में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, जब इसमें आप देखेंगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके मिलेंगे, तो ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन है आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा उदाहरण देते हुए इनके लक्षण आपको लिखना है। अथवा में देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है, किस तरीके से, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। और ध्यान दीजिएगा और क्या करना है, अथवा में आप क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इनका वर्गीकरण दीजिए, या स्टार्च की पहचान आप किस प्रकार से करते हैं, स्टार्च की पहचान भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अथवा में देखिए एक चीज और इसमें पूछा जाता है, क्या मोनो ओलिगो तथा पॉलीसेकेराइड से आप क्या समझते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ये सभी एक तरीके से पूछे जाएंगे, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब किसी न किसी ईयर पूछा गया, तो सबका आंसर आपका सेम ही होगा। ये मत सोचिएगा कि सर आपने ये बताया क्वेश्चन, ये भी बताया क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और इसका उदाहरण भी आपको देकर समझाना होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, वे यौगिक जिनकी संरचना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कौन सी यौगिक, यौगिक बारे में आप जानते हैं ना, जो कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जो हमारे कंपाउंड होते हैं जिससे यौगिक कहते हैं, तो जिनकी संरचना क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जैसी होती है। अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं, जिनमें कम से कम असममित कार्बन होता है। असममित कार्बन वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, यानी आपका जैसे आपका क्या हो जाए, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं अगर देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं वो कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण की बात करेंगे, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला हमारा क्या होता है, मोनोसेकेराइड। अब हम मोनोसेकेराइड के बारे में जानेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझते रहेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड की बात करेंगे तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। ये क्या होते हैं, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनका जो जल अपघटन नहीं होता है, इनका जल अपघटन आप कर ही नहीं सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, C6H12S12O6 आपका होता है। अगर फ्रक्टोज का देखिए, फ्रक्टोज का भी देखिए, ये फार्मूला आपको जो कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या सब में आपको समान मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जो इनकी संरचनाएं होती है ना, इनकी संरचनाएं थोड़ा अलग होती है, संरचना जो इसकी होती है थोड़ा अलग होती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक। अब फ्रक्टोज का भी वही फार्मूला आप देखेंगे, C6H12O6, गैलेक्टोज का भी आप वही देखेंगे, C6H12O6 आपका हो जाएगा। अब देखिए ओलिगोसेकेराइड, अब अगला जो हमारा आता है दूसरा नंबर, पहला मैंने आपको बताया मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका आएगा ओलिगोसेकेराइड। अब देखिए इनके जो जल अपघटन होते हैं, इन पर जो मोनोसेकेराइड के दो तत्व होते हैं, 10 अणु बनते हैं इसमें। इसमें क्या होते हैं, इसमें 10 अणु आपके बनते हैं। इसमें जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर जो होता है ओलिगोसेकेराइड को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मतलब इन्हें पुनः आप वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आपका आपका आएगा इसमें जो इसका पार्ट भी क्या है, डाइसेकेराइड में से आप अपघटित कर सकते हैं। डाइसेकेराइड क्या होते हैं, देखिए ये जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के दो अणु देते हैं। अगर इनका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो इनके क्या करेंगे, ये दो अणु देंगे। किसके दो अणु देंगे, मोनोसेकेराइड के दो अणु देंगे। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा। जैसे आपका क्या हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब देखिए जो फार्मूला आपका बनेगा, अब देखिए C12H22O11, ये आपका सुक्रोज हो गया, याद कर लीजिएगा। और ये जो फार्मूले हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में आपको यही चीजें आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाली हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। प्लस जब इसका हम जल अपघटन करेंगे किसकी उपस्थिति में, टनु H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो बनेगा क्या, हमारा C6H12O6 आपका बनेगा, जिसे आप क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। और फिर आपका इसकी एक संरचना बदल जाती है। जब इसकी संरचना बदल जाती है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, C6H12O6, जिसे आप क्या कहेंगे, फ्रक्टोज कहेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा और लिख के प्रयास करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिख कर समझना पड़ेगा। ट्राइसेकेराइड, इसके जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 3 अणु बनते हैं। उदाहरण पर जैसे रेफिनोज आपका हो गया, तो ध्यान दीजिएगा C18S30S32O11, जिसे आप ट्राइसेकेराइड कहेंगे, और 2H2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और C3C6H12O6 आपका ये बन जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड कहेंगे, ठीक है ना। चलिए टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड आपका देखिए इसके जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 4 अणु बनते हैं। जैसे उदाहरण पर जैसे स्टैचिओस आपका बनता है। अब जैसे ट्राइसेकेराइड आपका क्या होता है, C24H42O21 आपका होता है, प्लस 3H2O जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 4C6H12O6 आपका बन जाएगा। पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे, ये जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड के अणु उत्पन्न करते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया आदि, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। इन्हें शर्करा और शर्करा भी कहते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न, और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। लगभग आपको यहाँ पर मैं बता दूं 10 से 12 बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, अभी तक ये। देखिए प्रश्न क्या है, डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर आपको देना है। किसमें किसमें, डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर आपको देना है। वो अंतर कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है आपका, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, इसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसमें क्या होती है, ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए पहला आपको यही लिखना है कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। और आरएनए की बात करेंगे, ये आपकी क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है, ठीक है ना। इसकी संरचना क्या होती है, द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं तो साथियों क्या होगा, इसकी संरचना क्या होती है, द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। और इसकी एक कुंडलित संरचना होती है, इसकी क्या होती है, एक कुंडलित संरचना भी आपकी होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलेंगे। यह केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम में पाया जाता है। किसमें, अगर केंद्रक की बात करें, केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें, कोशिका द्रव्य में। याद करिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा।
यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको जरूर करना है। और देखिए, अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आपके 24 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पहला हिंदी का पेपर आपका है, तो साहित्यिक हिंदी का अब आपकी क्लासेस सारी, देखिए जो महाभारत बैच चलाया गया था, उस महाभारत बैच की बात करें तो उस महाभारत बैच में मैंने आपको 7-7 सेट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका 7-7 सेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है वहां पर। और अगर आपको ऐसा ना हो लगे तो आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर डेमो देख लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसी क्लासेस आपको दी गई हैं। मैं आपको कहता हूं कुछ मत पढ़कर जाइए, सिर्फ 7 सेट आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए। आप देखेंगे एग्जाम में 80% आप 100% लेकर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। और मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, आप कहेंगे या बाद में कि सर आपने सही कहा था। लेकिन जो साथी अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मैं कह दूं कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि जो महाभारत बैच है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए का, अभी इसमें ऑफर भी दिया गया था 49 रुपीज का। लेकिन आप लोगों ने अगर नहीं खरीदा तो आप जाकर खरीद लेंगे। खरीदने के बाद आप क्या करेंगे, जितने भी सेट आपके कराए गए हैं सभी सेट को आपको कर लेना है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप जितना पढ़े हैं सिर्फ आप रिवीजन करिए, इसके अलावा आप कुछ मत करिएगा, ठीक है। चलिए किण्वन की बात करते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन, और इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशाएं लिखिए। अब अनुकूल दशाएं क्या है, ध्यान दीजिएगा। किण्वन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिकों का किण्व की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों, मतलब जो कीड़े होते हैं इसको कीड़ों की सहायता से करते हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो मतलब जटिल का मतलब जो कभी जल्दी टूटते नहीं हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उसको क्या करते हैं, कीड़ों की उपस्थिति में क्या करते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, जो किण्वन कहलाता है। और जैसे जैसे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके लिए मैं आपको बता दूं। उदाहरण क्या है, उदाहरण की बात करेंगे, ये उदाहरण आप अपने हर एक घर में देखते होंगे। क्या है उदाहरण? जैसे दूध से दही बनना। जब देखिए, जब दूध आप पका लेते हैं, दूध को पका करके उसमें थोड़ा मट्ठा डाल देते हैं, उसमें मट्ठे में क्या होते हैं, वो दही बनाने वाले उसमें कीड़े होते हैं। जब क्या होता है, वो दूध वाल जब आप डाल देंगे दूध में, तो वो क्या हो जाएगा, वो रात भर में अपना किण्वन करके आपको दही में बनाकर दे देंगे, ठीक है। गन्ने के रस से सिरका। अब गन्ने के रस को क्या करते हैं, हम एक डिब्बे में रखते हैं, पैक करके रख देते हैं, काफी समय के लिए रख देते हैं, मतलब कि मान लीजिए 1 साल के लिए रख देते हैं, 6 महीने के लिए रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कीड़े होते हैं, जो कीड़े होते हैं उसको किण्वन कर करके क्या करते हैं, उसको सिरका में बदल देते हैं। तो ये बात समझ में आई, ठीक। जैसे गीले आटे का खट्टा हो जाना, आप गीला आटा रख देंगे तो क्या होगा, वो कुछ समय बाद देखेंगे वो खट्टा आने लगेगा, ठीक है ना। सीरे से एथिल अल्कोहल बनाना। अगर सीड़ा, ध्यान दीजिएगा, सीड़ा आपके पास है, सीड़े से आप क्या बना सकते हैं, एथिल अल्कोहल भी बना सकते हैं। अगर किण्वन की अनुकूल दशाएं की हम बात करें तो हमेशा देखिए, किण्वन जो होता है ना, मतलब इसका कमरे के टेम्परेचर पर ही आपका ज्यादातर होता है। जैसे कि अनुकूल तापमान इसमें कितना होता है, 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें आपका होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है कहीं पर, बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, तो वहां पर आपका किण्वन नहीं होगा। विलयन का पीएच मान 6 से 8 के बीच रहना चाहिए। जो विलयन है इसका पीएच मान किसके बीच रहना चाहिए, 6 से 8 के बीच में रहना चाहिए। विनियल तनु होना चाहिए। जो विलयन है वो पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीड़ों को चलने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो ये आप समझ लीजिएगा, इसमें क्या होगा, विलयन के लिए हमेशा तनु होना चाहिए। उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं? अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, क्या ध्यान दीजिएगा, उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको समझाना है, इसका उदाहरण आपको बताना है। तो किसी जटिल यौगिक में, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, जटिल यौगिक है, में केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंडो के साथ क्या करते हैं, जितने उपसंयोजक बंध बनता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। उदाहरण तौर पर जैसे देखेंगे, NiNH3 का होल फोर Cl2 में क्या होता है, Ni की समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ 4 से जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए इसमें समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। जो Fe है इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 H2O से ये जुड़ा हुआ है ना। अगला प्रश्न,
अब ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में, मतलब मान लीजिए कोई हमारी क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मान लीजिए हम हमारे पास कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारे पास कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है। अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको भी अच्छी तरीके से। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया में जो वेग होगा, वेग स्थिरांक की गणना आपको करना है। मतलब 40 सेकंड तक इसमें अभिक्रिया कराएंगे, उसके बाद अभिक्रिया को रोक देंगे। तो इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है ना, जैसे मान लीजिए अभी इसकी सांद्रता 5 है, तो जब 40 सेकंड बाद देखेंगे इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, लगभग 2.5 के बराबर हो जाएगी ppm। अब देखिए इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना आपको करना है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल की टी हाफ की बात करेंगे, कितना होता है, 40 सेकंड आपका होता है, के बराबर वेग स्थिरांक, ध्यान दीजिएगा वेग स्थिरांक कितना होता है, ध्यान दीजिएगा के बराबर 0.693 अपान टी हाफ आपका हो जाएगा बराबर। अगर इसको सॉल्व करेंगे, टी हाफ का मान देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था कितना है, 40 सेकंड। जब यहाँ पे 40 का मान रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.73 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स आपका हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इसमें क्या चीजें की गई हैं। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना आपको करना है, किसमें, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की आपको मोललता की गणना करना। जैसे इसमें पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है 39 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अगर मोललता की फॉर्मूले की बात करें तो मोललता बराबर क्या होता है, m बराबर WB अपान MB इंटू WA किग्रा में आपका हो जाएगा। अब देखिए पोटेशियम कार्बोनेट K2CO2 आपका होता है, इसमें WB का मान कितना दिया है, 20%, यानी कि इसको निकालेंगे तो 20 ग्राम आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 ग्राम आपका हो जाएगा। और WA कितना दिया है, अगर इसको निकालेंगे तो 100 - 20 यानी कि 80 किग्रा आपका हो जाएगा। अगर K2CO3 यहाँ पर CO3 कर लीजिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया आपके लिए। तो MB का मान जब निकालेंगे तो 2 × 39 + 12 + 3 × 16 आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 138 आपका हो जाएगा। अब m बराबर क्या हो जाएगा, 20/138 इंटू 0.08 सॉल्व करेंगे तो 1.81 मोल प्रति किग्रा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आप जरूर लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। अब IUPAC नाम जो हमारे आयनिक यौगिक है उनका IUPAC नाम CrClH2O का होल 5Cl2 आपका। दूसरा आपका क्या है, COCO3 NH3 का होल 5Cl आपका हो जाएगा। तीसरा ध्यान दीजिएगा K3FeCN का होल 5NO2H2 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे, पहला देखिए क्या है, पहला देखेंगे CrClH2O का होल 5Cl2। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसे क्या करेंगे, देखिए 5 है तो पेंटा H2O के लिए क्या लिखेंगे, एक्वा। उसके बाद क्लोरीन के लिए क्लोरिडो। उसके बाद क्रोमियम थर्ड, इसकी जो समन्वय संख्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या, वो लिखेंगे। उसके बाद क्लोराइड बाहर क्या है, क्लोराइड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ई आपका हो जाएगा, Cl2 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे COCO3 NH3 का होल 5Cl आपका है। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं और उसके बाद ही अन्य का नाम लिखेंगे। जैसे इसमें 5 एमीन आपके जुड़े हैं तो 5 को हम क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पेंटा। उसके बाद NH3 को हम क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं, तो एमीन इसको लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन। उसके बाद देखिए क्या है, कार्बोनेटो, मतलब CO3, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनेटो। उसके बाद CO को हम क्या पढ़ते हैं, कोबाल्ट। तो यहाँ पे आपका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कार्बोनेटो कोबाल्ट। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होती है, वो 3 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। अब देखिए कोष्टक के बाहर क्या है, Cl2, Cl आपका है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर K3FeCN का होल 5NO2H2O आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसका नामकरण करेंगे तो पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु आयन लिखेंगे, CN आपका यहाँ पर है। CN को हम क्या लिखेंगे, देखिए पोटेशियम, पहले इसको लिखेंगे बाहर वाले को, पोटेशियम। इसका लिखेंगे पेंटा, 5 है तो क्या लिखेंगे,
पेंटासाइनिडो नाइट्रो, यहाँ पे क्या लिखेंगे नाइट्रो, इसको लिखेंगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल इसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ एफी का मान लिखेंगे, एफी का नाम क्या हो जाएगा फेरेट, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट। और इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालें किसकी, ध्यान दीजिएगा, अगर हम CN की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाता है 2 आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बाहर क्या है 2H2 है, इसको क्या लिखेंगे डाईहाइड्रेट लिखेंगे, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड डाईहाइड्रेट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। हालांकि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें आपको जो आपके आयनिक यौगिक है ना, आयनिक यौगिकों का जो नामकरण होगा उसको मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, अगले साल मैंने पिछले साल इसकी पूरी मैंने आपको वीडियो बनाकर रखी थी, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसको मैं आपको यहाँ पर कमेंट में पिन करवा दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आपको वहां पर देख लेना है। ठीक है, चलिए पोटेशियम हेक्सासाइनिडो साइनिडो फेरेट से आपका सेकंड आपका हो जाएगा इसका नाम K4FeCN का होल 6। ठीक है, अब देखिए आगे और भी दे रखे हैं आपके, जो आपके नाम है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको नाम क्या है ध्यान दीजिएगा CONS3 का होल 6Cl3। इसका जब नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ये आपका हेक्सा हो जाएगा 6 है ना, तो हेक्सा लिखेंगे, उसके बाद एमीन लिखेंगे, उसके बाद कोबाल्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अब आप बाहर क्या है Cl3 है, तो आपका थर्ड और क्लोराइड हो जाएगा, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड आपका हो जाएगा। K3CrC2O4 का होल थ्राइज, इसका नाम क्या है, अब देखिए ऑक्सीलेटो क्रोमेट होता है इसका नाम, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम, पहले इसको लिखेंगे पोटेशियम को लिखेंगे, उसके बाद ट्राई 3 है तो ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, आप ये कर दीजिएगा। PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 डाई एमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड आपका हो जाएगा इसका नाम, और NiCO का होल 4 इसका नामकरण क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके आयनिक यौगिकों के नामकरण है, IUPAC नाम है आपके, तो इनको आप जरूर लिखिएगा और 100% एग्जाम में आएंगे आपके। और जितने भी प्रश्न इसमें मैंने आपको दिया है ना, वो मैं बता दूं आपके लिए 80% है कि प्रश्न आपको यहीं से फंस जाएंगे। ठीक है ना, फंस जाएंगे। और सभी लोग जितने भी लोग मैंने महाभारत बैच में जितने भी टॉपिक आपको करवाए हैं ना, आप जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप अपने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी खुद ही मार लेंगे, फिर बाद में कहेंगे सर आपने बताया नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आप जरूर कर लीजिएगा। जो आपके लिए मैंने बताया है महाभारत बैच में 7 सेट, हर एक सब्जेक्ट का 7 सेट मैंने आपको करवाया है, 7 सेट को आप रट लीजिए, घोल कर पी जाइए। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन समझाना है आपको, क्या समझाना है, और न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन भी आपको समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानेंगे, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल आपके लिए क्या होता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्लों के बारे में जानेंगे, न्यूक्लिक अम्ल आपके लिए क्या होता है ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जहां भी नाम आएगा तो उसको क्या कहेंगे, जीवित कोशिकाओं में, मान लीजिए जो हमारी जीवित कोशिकाएं हैं उसमें पाए जाने वाले जो जटिल जैव अणु है ना, ये अनुवांशिक सूचना को संग्रहित करने, स्थानांतरित करने और व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको क्या कहें तो ये कोशिकाओं को यहाँ बताते हैं कि उन्हें कैसे कार्य करना है। तो याद कर लीजिएगा, आंख बंद करिए, याद करिए कि न्यूक्लिक अम्ल हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं कोशिकाओं को संदेश देते हैं कि हमें कैसे कार्य करना है। जैसे आपका हाथ काम कर रहा है तो कैसे काम करना चाहिए, न्यूक्लिक अम्ल का ही काम होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक संगठन की बात कर लेते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल मूल रूप से 3 प्रमुख घटक से बने होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से घटक आपके होते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला नाइट्रोजन युक्त क्षार, पहला आपका क्या होगा नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब देखिए ये क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये चक्रीय यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाले प्रमुख नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं ये। ठीक है ना, जैसे आपका प्यूरिन हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन आपका हो गया। पिरिमिडीन की बात करेंगे तो ये थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और ये यूरेसिल आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, पेंटोज शर्करा, ये 5 कार्बन परमाणु वाली शर्कराएं होती हैं जो न्यूक्लिक अम्लों में 2 प्रकार की पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन कौन सी, देखिए पहला आपका, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये तो आप इससे आप दूर रह ही नहीं सकते हैं। जैसे RNA आपका हो गया, राइबोस न्यूक्लिक एसिड आपकी हो जाएगी, और DNA हो गया डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड आपका हो जाएगा।
फास्फेट समूह ये अम्लीय समूह होते हैं जो पेंटोज शर्करा से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? पेंटोज शर्करा से जुड़े होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, इन तीन घटकों जैसे नाइट्रोजन युक्त क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह, ये संयोजन से एक इकाई बनती है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल इस न्यूक्लियोटाइडों की एक लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, क्या होती है? एक लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, तो सभी लोग मुस्कुराकर अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है ना, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, हम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर गाइड करने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी सारी वीडियोस मिलेंगे, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। हालांकि आपको 24 तारीख से मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी, वो भी डिजिटल बोर्ड पर अच्छी तरीके से, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था। ठीक है, चलिए, न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए जिसे कहते हैं आप, और एक आनुवांशिक सूचना का प्राथमिक वाहक होता है जिसे डीएनए एक दोहरी हेलिक्स संरचना बनाता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और राइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए एकल श्रृंखला वाला होता है। लेंथेनाइड क्या होते हैं? लेंथेनाइड के बारे में समझेंगे और उनके नाम लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लेंथेनाइड के आकार में कमी क्यों आती है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी आपको समझाना है। तो लेंथेनाइड क्या होते हैं, आपको इसको लिखना होगा अच्छी तरीके से। लेंथेनाइड श्रेणी को दुर्लभ मृदा प्रथम श्रेणी अथवा प्रथम अंतः संक्रमण भी कहते हैं, मतलब जिसे फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इस श्रेणी में सीरियम, सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप लोग कमेंट में करेंगे कितना होता है, 58 से लेकर ल्यूटीशियम परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। ये तत्व ध्यान दीजिएगा, जो तत्व है, जो एलिमेंट हैं, ये आवर्त सारणी में लेंथेनम यानी La परमाणु क्रमांक 57 का अनुसरण करते हैं तथा उसमें उससे भौतिक एवं रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। अतः इन्हें लेंथेनाइड्स या लेंथेनाइड्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। लेंथेनाइड परमाणुओं अथवा आयनों की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इसे जटिल होते हैं, उनसे सही अभिविन्यास प्राप्त करना काफी कठिन है। अधिकांश तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश कर रहा है अथवा 5d उपकोष में। यही कारण है कि इनके प्रयुक्त अभिविन्यास इनके अवलोकित अभिविन्यासों से भिन्न होते हैं। अवलोकित अभिविन्यास मुख्यतः x यानी 4fn+1 6s2 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। इनको भी आप बस एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिएगा, आप जैसे पूछ लेगा कि आपको इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताइए, तो आपको सिर्फ एक चीज याद करना होगा। क्या याद करना होगा, मैं आपको बताता हूं। लेंथेनाइड तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और सभी लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व ऐसे हैं जो +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जो 2 या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0 F7 या F14 प्राप्त कर लेते हैं। सीरियम +4 एवं यूरोपियम +2 की ऑक्सीकरण अवस्था को छोड़कर अन्य सभी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिसमें +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में F0 F7 या F14 विन्यास नहीं है। सीरियम +4 अवस्था में SN+2 Au+2 और Yb+2 जलीय विलयन में +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जलीय विलयन में इसकी अपचायक क्षमता घटता क्रम SN मच लेस देन Yb मच लेस देन U+ आपका हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी, अगला क्वेश्चन, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। आपका ये हो जाएगा, ये व्यंजक आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कुछ नहीं करेंगे, इसको भी लिख कर चले जाएंगे तो आपको 100% नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप इस फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। के बराबर 2.303 अपान टी लॉग A/A-x आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, व्याख्या करें, निम्नलिखित अभिक्रियाएं संभव हैं या नहीं। Fe को भाप के साथ गर्म करते हैं, Cu को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रखते हैं। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसे सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण की बात करेंगे, जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है उस धातु की उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर घटती है। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित होती है उन्हें अपने नीचे वाली धातु के साथ
उसके लवण से विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, धातु का निष्कर्षण की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, धातु निष्कर्षण में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण की विलयन से विस्थापित कर देती है, और इस गुण को प्रयोग को एजी एजू आदि धातुओं से निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, और 2Na AgCN का होल ट्वाइस प्लस Zn क्रिया करेंगे Na2ZnCN का होल फोर 2Ag आपका हो जाएगा। विद्युत लेपन की बात करेंगे तो विद्युत द्वारा कापर, आयरन, कांस्य आदि का क्रोमियम, निकिल, सिल्वर, गोल्ड कहलाता है। अधिक क्रियाशील धातु को संरक्षण बचाने के लिए उस पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला, Fe एक कम क्रियाशील धातु है, इसलिए इस भाप से क्रिया कर लेती है, अतः यहाँ विक्रिया संभव है। 3Fe 4H2O आपका भाप हो जाएगा, क्रिया करेंगे गर्म करेगा तो Fe3O4 प्लस 4H2 आपका बन जाएगा। Cu का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, इसलिए इस कम क्रियाशील होने के कारण यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर पाती, अतः यहाँ अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन है। आप जरूर वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है ना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, महाभारत बैच में जरूर ज्वाइन हो जाइए। अभी आपके लिए ऑफर्स भी आने वाले हैं इसमें, और इसमें मैंने आपको 7 सेट हर एक सब्जेक्ट, चाहे आर्ट का हो चाहे साइंस का बच्चा हो, सबके लिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप जरूर जाकर क्या करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।